हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 इंग्लिश इट सो हैपन का चैप्टर नंबर 11th एन एशियंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन चेक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई वर ट्रैवलर्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इंडिया। जो ट्रैवलर्स थे वो इंडिया की तरफ क्यों इतना अट्रैक्ट होते थे? क्योंकि इंडिया उस टाइम अपने रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता था। जो फेम था इंडियन कल्चर का, वेल्थ, रिलीजन्स, फिलोसफीज, आर्ट, आर्किटेक्चर, एजुकेशनल प्रैक्टिस पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। सो जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, वो उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज थी ट्रेडिशंस को लेके, प्रैक्टिसेस दैट गाइडेड एंड एनकरेज ह्यूमनिटी फॉर द ट्रैवलर्स। इंडिया वॉज लैंड ऑफ वंडर एंड अट्रैक्टेड दैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ एंशियंट एजुकेशन सिस्टम। एंशियंट एजुकेशन सिस्टम के सोर्सेज क्या थे, मतलब कहाँ से वो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी? वेदास की एजुकेशन, ब्राह्मण्स, उपनिषद, ब्रह्मास्त्र, ये सारे थे एंशियंट एजुकेशन सिस्टम के सोर्सेस। और जो भी राइटिंग्स थी आर्यभट्टा की, पाणिनि की, ये ग्रामर से रिलेटेड होती है, पाणिनि, कत्याना, पतंजलि, मेडिकल ट्रीटाइज ऑफ चरका एंड सुश्रुता were all also other sources of learning in the ancient education system। इन सब के आपको नेम याद रखने पड़ेंगे, ओके, कि ये सारी सोर्सेस थी इंडियन एंशियंट एजुकेशन सिस्टम की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वर द फीचर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया के फीचर्स कौन से थे एजुकेशन सिस्टम के? सो आप फर्स्ट ऊपर वर्डिंग लिखेंगे, आंसर लिखते हुए, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन एंशियंट टाइम, और उसके नीचे ये सारे फीचर्स लिखेंगे जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। द सिस्टम डिडंट जस्ट टीच फ्रॉम द बुक्स बट वॉज फोकस ऑन द मोरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जो इस पूरा सिस्टम था वो सिर्फ किताबों को लेके नहीं था, बल्कि बाकी चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया जाता था, जैसे मोरल होगी, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल। It inculcated the values such as humility, truthfulness, discipline, self-reliance and respect for everyone। हर किसी के लिए ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती थी। स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था कि ह्यूमन बींग्स और नेचर में कैसे बैलेंस करके रखना पड़ता है। प्रिंसिपल्स ऑफ वेदास एंड उपनिषद, इन सब के प्रिंसिपल्स बच्चों को पढ़ाए जाते थे। उनको उनकी ड्यूटी रियलाइज़ कराई जाती थी कि उनकी अपनी तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, सोसाइटी की तरफ उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। एजुकेशन कंबाइंड बोथ लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट। जो एजुकेशन प्रोवाइड करी थी, पढ़ाई तो होती ही थी, बट साथ में बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट भी होती थी, शारीरिक ग्रोथ भी होती थी, ओके, जिसकी वजह से किसके ऊपर फोकस रखा जाता था? हेल्दी माइंड और बॉडी के ऊपर। व्हाट वाज द रोल ऑफ गुरुज इन पीपल्स लाइफ। प्यूपिल्स का मतलब क्या होता है? जो बच्चे हैं, जो आप लोग हैं, आप लोग भी क्या हैं? प्यूपिल्स ही हैं। तो उस टाइम गुरु का क्या रोल होता था, ये सबको आपको पता है। गुरु का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल होता था उस टाइम। In every pupil's life, Guru holds a special place. In ancient times, the gurus and their pupils work consistently together to become proficient in all aspect of learning। बच्चों को हर एक तरह की फील्ड में बेस्ट बनाया जाता था। लाइक Shastras, learn debates were organized in order to access pupil learning. Advanced level pupils guide younger pupils. The guru and their shishyas live together and help each other in day-to-day life. This helped the bond between them to strengthen। जो पहले थे, जैसे अब तो आप लोग स्कूल जाते हो, वहाँ से कुछ सीखते हो और अपने घर आ जाते हो। पहले जो गुरु थे और जो शिष्य थे, वो दोनों इकट्ठे ही रहते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे अपनी डे टू डे लाइफ में। वहीं पे वो शिक्षा प्राप्त करते थे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट्स राइट नाउ। आपको बाकी चैप्टर्स की भी वीडियो यहीं पे मिलेंगी। एमसीक्यूज़ की मैंने पूरी की पूरी सीरीज़ डाल रखी है। जो आपकी सेकंड बुक है, हनी कॉम है शायद, या हनी ड्यू है, वो आप, मैं नेम में कंफ्यूज हूँ अभी। सो उसके मैंने सारे एमसीक्यूज़ के चैप्टर उधर अपलोड कर रखे हैं। टेक्सुअल क्वेश्चंस भी उसके जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बाद में बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वेयर डिड नन्स एंड मोंक्स रिसीव देयर एजुकेशन।
नन्स एंड मॉन्क्स कौन होते हैं? जो एक तरह से साधु जिनको आप कह सकते हैं, जो एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। द नन्स एंड मॉन्क्स रिसीव देयर एजुकेशन फ्रॉम मोनास्ट्रीज और विहारास, वो यहाँ से अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। विहारास में क्या होते थे, वहाँ पे मेडिटेट करते थे, डिबेट करते थे, डिस्कस करते थे सारी चीज़ों को, अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज पाणिनि नोन फॉर? पाणिनि आप में से कई बच्चों को पता भी होगा, ये अपने ग्रामर को लेके बहुत ज़्यादा चर्चित रहे हैं। पाणिनि वॉज एन एलमनस ऑफ तक्षशिला। एलमनस क्या होता है? एलमनस किस वर्ड से बना है? एलमनी, मतलब जो आपके सीनियर हैं, जो आपसे आपके स्कूल में एक तरह से पढ़ के जा चुके हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एलुमनी, एलुमनस। एलुमनी मीट भी रखी जाती है, जो पुराने बच्चे होते हैं वो सब इकट्ठे होते हैं। तो जो पाणिनि है वो तक्षशिला के एलुमनस है। ही वॉज अ लेजेंडरी ग्रामेरियन, ही वॉज एन एक्सपर्ट इन लैंग्वेज एंड ग्रामर। He authored of the greatest work on grammar called अष्टधाई। सो ये चीज़ याद रखिएगा, इन ग्रामर के लिए जाने जाते हैं और ग्रेटेस्ट वर्क के लिए उनको एक नाम दिया गया है। ही ऑथर्ड ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑन ग्रामर कॉल्ड अष्टधाई। ओके, विच यूनिवर्सिटी डिड जोंग सांग एंड आई किंग स्टडी एट? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं? ये दोनों क्या हैं? चाइनीज़ के बंदे हैं, चाइनीज़ के स्कॉलर्स हैं ये, और इन्होंने नालंदा विजिट करा, जिसको आज के टाइम में नाला भी कहा जाता है। दे विजिटेड नालंदा एंड देन नाला इन द 7th century CE। आसान था ये तो। विच सब्जेक्ट डिड जोंग सांग स्टडी इन इंडिया? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा इन्होंने? योग शास्त्र पढ़ा। ये है इसका ऑप्शन, सही आंसर। ओके, नेक्स्ट, हाउ डिड सोसाइटी हेल्प इन एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट? सोसाइटी कैसे हेल्प करती है स्टूडेंट्स की पढ़ाई में? जो पुराना ज़माना था, एंड इन एंशियंट टाइम्स नॉलेज वर कंसिडर्ड स्कैर्ड एंड फी वर नॉट चार्ज। उस टाइम आप लोगों को भी पता होगा, कहीं आपने पुराने सीरियल्स देखे होंगे, पुरानी मूवीज़ देखी होंगी, जहाँ पे गुरु और शिष्य होते थे। उस टाइम कोई भी फीस चार्ज नहीं होती थी बच्चों से, उनको एजुकेशन क्या होती थी? फ्री होती थी बिल्कुल। कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एजुकेशन पर कंसिडर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डोनेशन। किसी को विद्या देना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, इससे बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता था। पीपल फ्रॉम द सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूटेड इन सम और द अदर वे इन दिस वैल्यूएबल थिंग। हर कोई इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता था। फाइनेंशियल सपोर्ट केम फ्रॉम द रिच मर्चेंट्स, वेल्दी पेरेंट्स एंड सोसाइटी। जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, मतलब जो पैसा आता था, वो कहाँ से आता था? रिच मर्चेंट्स होते थे, जो वेल्दी पेरेंट्स होते थे, सोसाइटी थी, वहाँ से आता था। बिसाइड गिफ्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स द यूनिवर्सिटी रिसीव्ड गिफ्ट्स ऑफ लैंड। उनको लैंड दी जाती थी, जगह दी जाती थी, ना कि उस टाइम बिल्डिंग्स दी जाती थी। नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। सब्सक्राइब राइट नाउ स्टूडेंट्स, इन्होंने अब तक नहीं करा। विच साइलेंट फीचर्स ऑफ द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया मेड इट ग्लोबली रिनाउंड? जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरे देश में, देश क्या, पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबली कैसे इतना ज़्यादा नाम मिला? इन एंशिएंट इंडिया दोनों तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती थी, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। जो सिस्टम था वो किसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करता था? कि बच्चे की पूरी डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, मेंटली फिट हो। इट फोकस ऑन मॉरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। प्रिंसिपल्स बताए जाते थे वेदास के, उपनिषाद्स के, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली की ड्यूटीज़ को समझे, सोसाइटी के प्रति अपनी धारणा बनाए एक अच्छी, अपने लिए भी वो इतना कुछ कर सके। ये सब कुछ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्वेश्चन सेम पहले रिपीट हो चुका है। अब उनकी पूरी लर्निंग और फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता था। गुरु और शिष्य इकट्ठे रहते थे गुरुकुल्स में और एक दूसरे के डे टू डे लाइफ में हेल्प करते थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये। ओके, Why do you think students from other countries came to India to study at that time?
जैसे कि आपने पता है 2 चाइनीज़ स्कॉलर्स के आपने नाम भी देखे थे अभी पीछे, वो कि जो बाहर से लोग आते थे इंडिया में स्टडी करने के लिए, क्यों, इतना क्या था इंडिया में। इंडिया, ये भी क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ थोड़ा बहुत। तो इंडिया किसके लिए फेमस होता था? अपने रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए। ट्रैवलर्स आते थे इंडिया में, इंडिया का कल्चर, वेल्थ, रिलीजन्स, फिलोसफी, आर्ट, आर्किटेक्चर और एजुकेशनल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा फैली हुई थी पूरे वर्ल्ड में, जिसकी वजह से वो वहाँ के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ, कि दूसरी कंट्री के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए, विद्या प्राप्त करने। अराउंड द विहारास एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग डेवलप दैट अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स। और कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स आते थे वो देखिए, चाइना से, कोरिया से, तिब्बत से, बुर्मा से, सालन से, जाव, नेपाल एंड अदर कंट्रीज़। जो तक्षशिला है वॉज अ नोटेड सेंटर फॉर लर्निंग इंक्लूडिंग, तक्षशिला में कैसे कहा जाता था, रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। इट कॉन्टिन्यू टू अट्रैक्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड अंटिल इट्स डिस्ट्रक्शन इन 5th सेंचुरी CE। 5th सेंचुरी CE तक वहाँ पे पढ़ाया जाता था, उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ओके, वाई इज एजुकेशन कंसिडर्ड एज अ वे ऑफ लाइफ? एजुकेशन को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है कि लाइफ में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मतलब एजुकेशन प्राप्त करेंगे तभी आपको अपनी ज़िंदगी की रास्ता मिलेगा। एंशिएंट टाइप में इंडिया में दोनों तरह की एजुकेशन सिखाई जाती थी। बच्चे पढ़ाई भी करते थे, बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाता था। इंडिजिनियस एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड एट होम एंड टेम्पल्स, पाठशाला, स्टोल्स, चतुष्पाठीज एंड गुरुकुल्स। ये एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड करी जाती थी। बच्चे हर एक जगह से, हर एक सोर्स से विद्या प्राप्त कर रहे थे। टेम्पल्स को सबसे ज़्यादा माना जाता था लर्निंग का सेंटर, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को प्रमोट किया जाता था, उनको वहाँ पे वेदास सिखाए जाते थे, उनको वहाँ पे गुरुज सिखाते थे, उनको वहाँ पे मेडिटेट करना सिखाया जाता था। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होलिस्टिक एजुकेशन? होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि अपनी सेल्फ की इम्प्रूवमेंट होना। And in ancient Indian education didn't just focus on teaching from the books, but it gave importance to overall development of the individual। कि सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बन के रहना, कि सिर्फ किताबों को नहीं पढ़ना, अपनी डेवलपमेंट भी करनी है, फिजिकल डेवलपमेंट करनी है बच्चे की, मेंटली डेवलपमेंट करनी है, इमोशनली वो इतना स्ट्रॉन्ग हो सके। होलिस्टिक रेफर्स टू, होलिस्टिक का मतलब बताया गया है, होलिस्टिक रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द इनर एंड द आउटर सेल्फ। कि जो बंदा है, जो इंडिविजुअल है, वो कम्प्लीटली रेडी हो जाए अपनी लाइफ के लिए। एजुकेशन उस टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी, जो भी खर्चा आता था वो रिच लोग देते थे। बच्चों को उस टाइम कल्चरल ट्रेडिशन सिखाए जाते थे, उनको प्रिपेयर करा जाता था इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ होलिस्टिकली। Why do you think तक्षशिला एंड नालंदा हैव बीन डिक्लेयर्ड हेरिटेज साइट्स? इन दोनों को हेरिटेज साइट्स क्यों डिक्लेयर कर दिया गया है, जैसे कि आप लोगों को पता है? और कब डिक्लेयर कर दिया गया था? 1980 में यूनेस्को ने इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। ये इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, यहाँ पे इतने बच्चे, इतनी दूर दूर कंट्री से बच्चे यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। नालंदा was one of the oldest universities of the world, और यूनेस्को declared the ruins of Nalanda Mahavira a World Heritage Site. The courses of study offered by Nalanda covered a wide range, almost the entire circle of knowledge then available। जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे इतनी ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती थी, मतलब ओवरऑल नॉलेज वहाँ पे बच्चे को दे दी जाती थी उस नालंदा यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं इस वाली बुक के भी सारे MCQ सीरीज डालूँगी, क्योंकि आपका टर्म 1 में मोस्टली MCQs ही पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल राइट नाउ, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। एंड किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है कि इस टॉपिक रिगार्डिंग, वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।